हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी बच्चों? बेटे आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आपका 12th का है एंड दैट इज योर हैलो एल्कीन्स एंड हैलो हेरीन्स, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे आज इस चैप्टर में वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। एक बात ध्यान से सुनिए बेटे, जो ये लेक्चर हम ले रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड सिलेबस के लिए है, कंपटीशन के लिए नहीं है बेटे। क्लियर है ना? कंपटीशन के जो लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो वहां से आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आपका बोर्ड सिलेबस के लिए है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटे वैसे तो आप 11th में भी कर चुके हो डिटेल से, पर यहां 12th का कुछ हिस्सा है उसमें से, तो पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर हम चैप्टर की रिएक्शंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जैसे कि 11th में आपने पढ़ा था बेटे कि आइसोमर्स होते क्या है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जिन भी कंपाउंड की का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बेटे पर प्रॉपर्टीज आपकी अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटे? नाउ आइसोमेरिज्म जो है बेटा वो मेनली दो टाइप की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये फर्दर टाइप्स थे बेटे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटे आपकी दो टाइप की फर्दर थी, कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल। फिर कॉन्फ़िगरेशन के फर्दर दो टाइप थे बेटे आपके ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। वैसे सारा डिटेल में हम बेटे 11th में कर चुके हैं, पर यहां हम अभी सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेंगे बेटे। क्लियर है? चलिए करें स्टार्ट। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो वर्ड लिखा है ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स, यानी बेटे ये जो आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिक्स का मतलब है बेटे लाइट, यानी ये आइसोमेरिज्म का कहीं ना कहीं लाइट के साथ रिलेशन है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटे? अब डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, हमने सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटे। डिपेंडिंग अपॉन बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, और लाइट भी कौन सी है बेटा? पीपीएल, अभी करेंगे डिस्कस। तो कंपाउंड्स को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है बेटे, एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा ये आपने कोई भी लाइट ली, इट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बेटे मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन होती है? जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है, बट डिफरेंट क्या हो? डायरेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। अब आप जब इस लाइट को बेटे निकोल प्रिज्म से पास करते हो, इसका नाम है बेटे निकोल प्रिज्म, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका क्या फंक्शन होता है बेटे? ये लाइट की डिफरेंट डायरेक्शन को, सभी डायरेक्शन को कट ऑफ करके सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। सिंगल डायरेक्शन क्या है बेटे? जैसे ये सिंगल डायरेक्शन बन गई इसकी। क्लियर है? फिर जब आप इस लाइट को पास करते हैं किससे? पोलैरीमीटर ट्यूब में। ये क्या है बेटे? पोलैरीमीटर ट्यूब। इस ट्यूब में कोई भी आप किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं बेटे, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है ना? अब यहां से आप निकोल प्रिज्म से फिर एनालाइज करते हैं बेटे, कि एनालाइज करने के बाद कि जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो कहां कहां मूव कर रही है बेटे। ये क्या हो सकता है? पहला तो ये हो सकता है बेटे कि लाइट यूं की यूं बिना इसकी कोई डायरेक्शन चेंज हुए गुजर जाए बेटे, कहां से? पोलैरीमीटर ट्यूब से। या बेटे दूसरा हो सकता है कि ये राइट की तरफ मुड़ जाए। तीसरा हो सकता है बेटे ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाए। ये तीन मैंने बताया बेटे, ठीक है। यदि आपकी लाइट यूं की यूं इसकी कोई डायरेक्शन चेंज ना हो तो उन कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं बेटे।
यानी कौन होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड? अब बेटा एक बार यहां ये रह गया, इसको बोल रहे हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या शॉर्ट में बोल देते हैं पीपीएल। यानी जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो कर जाए बेटे दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और फिर ऑप्टिकली एक्टिव भी फर्दर दो टाइप के हैं। जो बेटे राइट की तरफ मोड़ते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से और बेटे प्लस से। और जो लाइट को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे बेटे दे आर कॉल्ड लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, एल से रिप्रेजेंट करेंगे या बेटे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेटे आपका एक जनरल एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको बताया, क्लियर है। और जिस एंगल से ये रोटेट होगा बेटे, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ रोटेशन। यानी एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा बेटे? जिस भी एंगल से आपकी प्लेन पोलराइज लाइट डेविएट होती है, दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर बेटे? तो ये एक जनरल एक्सपेरिमेंट था। तो हमने बेटे कंपाउंड को, सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बेटे ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव जो लाइट की डायरेक्शन को डेविएट कर रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो नहीं कर रहे हैं। फिर ऑप्टिकली एक्टिव फर्दर दो टाइप के हैं, डेक्स्ट्रो जो राइट की तरफ मोड़ दें, लेवो जो लेफ्ट की तरफ मोड़ दें। चले बेटे आगे, ठीक है। चलो अब एंगल ऑफ रोटेशन मैंने बताया बेटे, जिस एंगल से वो लाइट डेविएट हो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं उसको। फिर आता है बेटे स्पेसिफिक रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा से शो करते हैं बेटे। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन बहुत बातों पर आपका डिपेंड करता है बेटे, जैसे आपने नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है बेटे, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है बेटे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है बेटे, एंड लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये आपके बहुत सारे फैक्टर हैं बेटे, ठीक है। फिर एक लिखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी है आपका, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी है। अब यदि हम फिक्स कर दे क्या बेटे, लेंथ यदि हम फिक्स कर देते हैं 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर, ठीक है। वेवलेंथ आप फिक्स कर दे बेटे कितनी? 589 वेवलेंथ, 589 नैनोमीटर, डी लाइन ऑफ सोडियम, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे? डी लाइन ऑफ सोडियम बोलते हैं इसको हम, डी लाइन ऑफ सोडियम, ठीक है। कंसंट्रेशन है बेटे आपकी, एंड दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो ये बेटे हमने फिक्स किया हुआ है। टेम्परेचर है बेटे 25 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ पैरामीटर्स जो हैं ये हमने कांस्टेंट कर दिए। उसके बाद जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कहलाता है बेटे क्या? स्पेसिफिक रोटेशन। तो देखो एंगल ऑफ रोटेशन में और स्पेसिफिक रोटेशन में फर्क है बेटे। जब वर्ड स्पेसिफिक कर दिया तो ये चीजें हमने स्पेसिफाई कर दी बेटे, तो दैट एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। क्लियर बेटे? चले, तो ये आपका थीटा अपॉन एल इंटू सी, ये आपका फॉर्मूला रहेगा बेटे, ठीक है। ये ध्यान रखना। बढ़े आगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड जो आपने लिया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? एक तो बेटे मैंने आपको तरीका यही बताया कि भाई एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो, जो डायरेक्शन है लाइट की वो चेक करो। यदि वो डेविएट हो रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और नहीं हो रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर हुआ बेटे? चले, तो कंडीशन नेक्स्ट है बेटे, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी बोल लीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोल लीजिए।
देखो बेटे, यहां एक पॉइंट आता बच्चों, कायल सेंटर या कायल कार्बन बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात चल रही है तो कायल कार्बन बोल सकते हैं इसको। तो कायल कार्बन क्या होता है बेटे? ये ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम्स और 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दैट इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड with 4 different atoms or group of atoms, that is called what? कायल कार्बन बोलते हैं बेटे। अब बेटे बोर्ड में सबसे पहले ही क्वेश्चन यही से आते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द कंपाउंड हैज कायल कार्बन और विच डज नॉट है। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन, किसके पास कायल कार्बन है? शाबाश करो बेटे। बेटा ये हुआ 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये सारे हाइड्रोजन है बेटे, यहां पर अंडरस्टूड है, दे आर ऑल आर हाइड्रोजन। एंड बेटे जी ये है आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर? ध्यान से देखो, यहां कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके साथ चारों ग्रुप्स अलग अलग हो। देख सकते हैं 2 सेम 2 सेम 2 सेम 3 सेम। यहां देखो बेटे, यहां तीनों सेम आ गए, यहां इसके पास तीनों सेम, इसके पास 2 सेम। अब आप इस कार्बन को देखो बेटा एक बार, कौन कौन अटैच है? हाइड्रोजन, Br कंप्लीट बोलिए बेटा CH3, और जो कंप्लीट बच गया C2H5। ध्यान से ये मत बोलना कि सर यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन नहीं, नहीं, कंप्लीट कितना ग्रुप बच गया, यहां पर कंप्लीट कितना ग्रुप बच गया, ये अलग होना चाहिए बेटे। तो यहां कौन है बेटा? C2H5, यहां कौन है? CH3, यानी मैं एक तरह से इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, HBr C2H5। आई थिंक अब क्लियर हो गया बेटे। तो हम क्या कहेंगे, ये जो कार्बन है ये आपका क्या है? कायल कार्बन है या कायल सेंटर है बेटे। क्लियर हुआ बच्चों? बढ़े आगे? ठीक है, तो बेटे आपके बोर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन आपके यही आते हैं, यही पूछा जाएगा कि भाई कंपाउंड दे देंगे, बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन, सॉरी, किसके पास कायल कार्बन है और किसके पास कायल कार्बन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है बेटे। अब कंडीशन फर्स्ट है बेटे, कंडीशन फर्स्ट, एक बात सुन ध्यान से बेटे, आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये आप बेटे उसके स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं भाई कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या बेटे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बेटे सिर्फ क्या चेक कर ले हम उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखें और हम बता सकते हैं। पर कंपाउंड आपका बेटे डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेबोरोटेटरी है, बेटा इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा बेटे कि लाइट राइट की तरफ मुड़ी या लेफ्ट की तरफ मुड़ी। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो उसके स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हो। कैसे बताएंगे वो समझो बेटा एक बार। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने क्या लगा दी बेटे? फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, इफ एनी कंपाउंड हैज ओनली 1 कायल कार्बन, तो वो कंपाउंड बेटे 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात मेरे ध्यान से समझे आप, मैंने क्या कहा है बेटे? यदि किसी कंपाउंड के पास सिर्फ और सिर्फ एक कायल कार्बन है, सिर्फ एक कायल कार्बन है, तो वो कंपाउंड आपका 100% क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन दिया था हमने बेटे, 1 ब्रोमोब्यूटेन कोई कायल कार्बन नहीं था, 2 ब्रोमोब्यूटेन एक कायल कार्बन था। ठीक है, देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूं,
बेटे ये जो कार्बन है, ये कायल कार्बन है, और कितने हैं? सिर्फ एक। तो क्या कहोगे? ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर बेटे? बड़े यदि कायल कार्बन नहीं है तो क्या कह दोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कह दोगे। बात समझे? पर एक बात ध्यान रखें, वैसे कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी कंपाउंड है जिनमें कायल कार्बन नहीं होता पर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, ये आपसे वैसे ही बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, कंपाउंड दे देंगे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा नहीं है, बस यहां तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। चले आगे बेटे। फिर दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। तो पहला पॉइंट हमने बोला बेटे, सिर्फ और सिर्फ एक कायल कार्बन है तो आप लिख दीजिए 100% ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है बच्चों, वो क्या है अपना? इफ एनी कंपाउंड हैज मोर देन वन कायल कार्बन, एक से ज्यादा यदि कायल कार्बन है तो बेटे वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, या बेटे वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? इफ एनी कंपाउंड हैज ग्रेटर देन वन कायल कार्बन, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है बेटे, या ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे कि जब कंपाउंड के पास एक से ज्यादा कायल कार्बन हो तो आपको कोई और पॉइंट भी चेक करने उसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, क्या देखेंगे? फिर उनमें देखो बेटा एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। दो टाइप के हैं बेटे, एक है बेटा आपका प्लेन ऑफ सिमिट्री और दूसरा है बेटे क्या आपका सेंटर ऑफ सिमिट्री। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं POS, इसको बोल देते हैं बेटा COS। क्लियर है? यदि कायल कार्बन एक से ज्यादा है फिर बेटे ये दो चीजें आप चेक करेंगे। यदि ये POS और COS कोई भी एक एनी वन यदि प्रेजेंट हुआ तो लिखो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी एक यदि प्रेजेंट है, कब देखना है ये? जब कायल कार्बन एक से ज्यादा हो। यदि इस दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हुआ बेटे तो वो क्या मिलेगा आपको? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। ठीक है बेटा? इफ एब्सेंट तो वो कंपाउंड क्या होगा बेटे? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, शाबाश। चलो बढ़े आगे। तो इस कंडीशंस को आपको देखना है बेटे, शाबाश। चलिए बेटे, अब क्वेश्चन हुआ ये राइज हुआ बेटे कि हम चेक कैसे करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करें या सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करें। ठीक है, देखते हैं बेटे। या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है ना? चलिए, तो पहला देखते हैं बेटे प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटे ये कोई इमेजिनरी प्लेन होता है जो क्या काम करता है? मॉलिक्यूल को कट करेगा किसमें? एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच कैन कट द मॉलिक्यूल इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स। जैसे बेटे ये ले लो बेटा, 0 लिखा या
ओ लिखा, देखो कट कर दिया, ए लिखा, कट कर दिया, तो ये क्या कहलाते हैं आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वहां देखिए बेटे क्या है, लाइक बेटे मैंने ये कंपाउंड लिखा, ध्यान से देखिए बेटे, इस कंपाउंड में दो कायल कार्बन है। कैसे बेटे, एक तो ये रहा, देखो इसके साथ क्या जुड़ा है, H, क्या जुड़ा है, Br, क्या जुड़ा है, CH3, और एक ये पूरा। क्लियर हुआ बेटे। इसी कंपाउंड को मैं एक बार यहां भी लिख रहा हूं, अब ये भी कायल कार्बन है, ऐसे देख सकते हैं ना बेटे, 1 2 3 और 4 डिफरेंट हो गए। तो वी हैव नाउ हाउ मेनी कायल कार्बन, देयर आर 2 कायल कार्बन। अब मैंने क्या बताया था, जब आपके पास एक से ज्यादा कायल कार्बन हो बेटा, फिर आपको चेक करना है क्या क्या कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये देखना है आपको। अब देखिए मैंने यही कंपाउंड फिर लिख दिया आपके लिए, ये लिखा बेटे, ध्यान से देखो, ये प्लेन है बेटा, एक H H, Br Br, कार्बन कार्बन, CH3 CH3, तो दोनों हाफ क्या है बेटे, एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो बेटे इसको बोला जाएगा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या बताया था आपको, देयर आर 2 कायल कार्बन, बट इसके अंदर क्या मिल गया मुझे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या लिखोगे कि ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये आपको ध्यान देना है बेटे। तो नोट कर सकते हैं इसको बेटे आप एक बार, शाबाश जल्दी करें, ठीक है। ऐसे ही बेटे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप चेक करेंगे, तो वो देखते हैं बेटे। नेक्स्ट आ गया बेटे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए यहां पर एक बार बात कर लेते हैं बेटे, ऐसे कंपाउंड जहां पर कायल कार्बन एक से ज्यादा होते हैं, पर क्या हो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन कंपाउंड्स को बेटे मीजो कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे, मीजो कंपाउंड बोला जाता है। अब क्या होता है बेटे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी क्यों होते हैं, एक हाफ इसमें से कोई भी एक हाफ डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा हाफ क्या होगा बेटे, लेवो होगा। यदि ये राइट की तरफ मोड़ेगा तो ये लेफ्ट की तरफ मोड़ देगा उतने ही एंगल से। तो लाइट क्या रहेगी, अनडेविएट रहेगी। क्या रहेगी बेटे, अनडेविएट। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं बेटे, 1 हाफ क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो, अनदर हाफ लेवो। एक कोशिश करेगा राइट की तरफ मोड़ने की, दूसरा कोशिश करेगा लेफ्ट की तरफ मोड़ने की, तो होगा क्या बेटे, वो लाइट आपकी अनडेविएट होकर गुजर जाएगी वहां से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटे, पढ़ा होगा आपने 11th में, इंटरनल कंपनसेशन बोला जाता है बेटे। क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। कैंसलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू मेजो कंपाउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर बेटे। चले नेक्स्ट हम चेक करते हैं बेटे सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक बार ये भी देख लीजिए, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक किया जाएगा। सबसे पहले बेटे मैंने आपको बताया था, ध्यान कीजिए, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में नहीं देखना है। ठीक है, याद रखना बेटे, यहां नहीं देखोगे बेटे। अब सुनो इसमें क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटे। मैंने ये कंपाउंड ले लिया,
अब ये मत बोलना कि सर ये सेंटर हो गया, ऑब्वियसली बेटा ये सेंटर है। ये देखो सेम सेम सेम, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हो बेटे? ये लाइन पास की, सेम ग्रुप मिला, यहां बी आर से लाइन पास की सेंटर से, यहां भी सेम ग्रुप मिला, सी यू एच से लाइन पास की, यहां भी सी यू एच मिला। तो ऐसे सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। पर यह सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर प्रोडक्शन में कभी भी नहीं देखना। आपको लग रहा है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पर एक्चुअली में नहीं है। उल्टा करना है बेटे। क्या आप शॉर्टकट देखो कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला चेक COS। एक बार हाइपोथेटिकली क्या करना है? हाइपोथेटिकली चेक करना है। यदि लग रहा है कि आपको है उसमें, तो बेटे वो नहीं है, नॉट प्रेजेंट, एक्चुअली उसमें नहीं है। यदि लग रहा है कि है तो समझो बेटे नहीं है उसमें। यदि आपको दिख रहा है इफ नॉट प्रेजेंट, तो बेटे उसमें प्रेजेंट है। यानी बेटे चेक कर लो, उसका उल्टा रिजल्ट देना है आपको। मेरी बात समझ में आई? चेक करने के बाद आपको उल्टा रिजल्ट देना है। रिवर्स कर दो। जैसे यहां मैंने देखा है भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मैं क्या कहूंगा कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा? नो। मेरी बात समझे बेटे? देखो इसको एक बार मैं प्रूव करूंगा, ठीक है बेटे। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में होता है। ये बेटे हम 11th में पढ़ चुके हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। इसको मान लीजिए फ्रंट कार्बन, इसको मान लीजिए बैक कार्बन। याद करो बेटे सारा, बैक कार्बन ये था क्या बेटे? फ्रंट कार्बन, ठीक है। ये डॉट से दिखाया मैंने फ्रंट कार्बन को, ये रहा बेटे, ठीक है। राइट साइड बी आर, तो राइट साइड बी आर, लेफ्ट एच एच, नीचे बॉटम COH। क्लियर बेटे? ये जो सर्कल है बेटे, ये आपका बैक कार्बन है, ये बैक कार्बन है और ये फ्रंट कार्बन है। अब ध्यान देंगे आप क्या बेटे, यहां बी आर के बैक में H है, तो आप यहां पर H शो करेंगे। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहां H के बैक में कौन है? बी आर, तो आप यहां पर बी आर शो करेंगे। COH के बैक में कौन है? COH, तो ये COH ऐसे लिखेंगे। डिटेल से आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। बढ़े आगे। अब क्या करना है? जो बैक कार्बन है उसको 180 डिग्री रोटेट करो, फ्रंट को यूं का यूं रखो बेटे। फ्रंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी आपको, ठीक है। यस, यहां बी आर था, COH था और यहां बेटे H था। 180 ले जाओ बेटे, देखो ध्यान से, ये COH घूम के इधर आ जाएगा, ये H घूम के इधर आ जाएगा और बेटे ये Br घूम के यहां आ जाए। 180 लिखना है आपको। बात समझ में आई बेटे? इसको क्या बोलते हो? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इसको क्या बोलते हो? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इन फार्मूलेस को, जो दो फार्मूले हमने बताए हैं, इनको क्या बोला जाता है बेटे? न्यूमैनन प्रोजेक्शन फार्मूले। 11th में काफी सारे हमने क्वेश्चंस किए थे बेटा चेंज करने के। अब एक और फार्मूला था बेटे, क्या बोला जाता है इसको? सा-हॉर्स फार्मूला। 3 होते हैं बेटे, फिशर, न्यूमैनन, सा-हॉर्स। बिल्कुल आसान है। देखो ये है फ्रंट कार्बन और ये है आपका बैक। इसको मान लिया फ्रंट, इसको मान लिया बैक, ठीक है। फ्रंट पर Br इधर, देखो Y है ना बेटे, Y, तो यहां भी Y बना दो। चेक करो, जो है वो लिख दो, COH
यहां बी आर, यहां एच, यहां बी सी ओ एच, इधर एच, इधर बी आर। ये भी इक्लिप्स है और ये भी इक्लिप्स है। अब यहां जो वही, यहां बी वाई है बेटे, वाई लिखा, ये है इन्वर्टेड वाई, देखो उल्टी वाई, इन्वर्टेड वाई। तो क्या लिखेंगे बेटे, देखना एक बार, बी आर एच सी ओ एच। अब सी ओ एच यहां आ गया, यहां कौन है बेटे, बी आर, इधर कौन है बच्चों, एच। क्लियर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां चेक नहीं किया जाता बेटे, इक्लिप्स में नहीं देखते, किस में देखे जाते हैं, स्टैगर्ड में देखे जाते हैं बेटा। क्लियर हुआ। देखो अब यहां देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा सेंटर, लाइन पास करो, सीवेच से चले, सेंटर से गुजरे, क्या आपको सीवेच मिला, आंसर इज यस। ठीक है, हर एक के साथ ऐसा होना चाहिए बेटे। ठीक है, अब आप एच से गुजरे, सॉरी एच से स्टार्ट किया, सेंटर से चले, क्या आपको एच मिला, नहीं। अब आप बी आर से चले, सेंटर से चले, उतनी ही दूरी पर क्या आपको बी आर मिला, नहीं। क्या यहां मिला, नहीं। तो बेटे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर। यहां भी ऐसा ही बेटे, देखो ये सेंटर मान लो, यहां बी आर, यहां एच, यहां एच, यहां बी आर, तो सेम ग्रुप नहीं है बेटे, यही है सेम ग्रुप, सारे सेम ग्रुप होने चाहिए। आ जाओ वापस, मैंने क्या कहा था, हाइपोथेटिकली आप चेक कर सकते हो। देखो भाई टाइम इतना नहीं होता है कि हम इसमें इसको इसमें चेंज करें, फिर इसको इसमें चेंज करें, फिर देखें। समझे मेरी बात। क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए बोर्ड में और आपसे बोल दें, बताओ क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, सबसे पहले क्या देखा, दो कायल कार्बन। क्लियर। फिर क्या देखा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपको लगा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बात समझे। ओके बेटे। फिर क्या चेक करोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहां देखो, आपको लग रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पर मैंने क्या बताया है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो। यदि तुम्हें लग रहा है कि है तो आंसर इज नो। ये तुम्हें लग रहा है कि नहीं है, सो आंसर इज यस। अब आपको क्या लग रहा था कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पर एक्चुअली में नहीं है। मेरी बात समझ में आई बेटे। तो इस कंपाउंड में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैं क्या कहूंगा अब, देर आर टू कायल कार्बन, देर आर नो POS, there is no COS, hence this compound is optically active। आया बेटे समझ में। ये इस तरह आपको देखना है, जैसे मैं एक कंपाउंडर करा देता हूं बेटे तुम्हें। ठीक है, तो आपको बस ये चेक करना है। चलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का खैर एग्जांपल हम ले ही चुके हैं। ओके, तो बेटे आज हमने क्या क्या पढ़ा, मेनली यही देखा है कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। लास्ट में क्या ध्यान रखना है, एक कायल कार्बन 100% ऑप्टिकली एक्टिव, कायल कार्बन एक से ज्यादा, 2, 3, 4, क्या चेक करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन दोनों में से कोई एक में मिल गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव। बस मेन पॉइंट किसका ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का। सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर प्रोजेक्शन में चेक करो तो ध्यान देना, उसका उल्टा रिजल्ट बताना है। इफ प्रेजेंट तो आंसर लिखो नो, यदि इन प्रेजेंट नहीं तो आंसर लिखो यस। ओके बेटे, तो आज का लेक्चर बच्चों अपना यहीं तक। कल हम बात करेंगे अबाउट एनेंटियोमर, डायस्टेमर्स, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, यानी कल बेटे जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कल खत्म हो जाएगा। तो बोर्ड क्लास में इतना ही है बेटे। 11th में तो बेटे हमने लगभग 15-16 लेक्चर लिए थे इसके, तो यहां सिर्फ ये 2 ही लेक्चर हैं जो आपके बोर्ड के हैं।
ओके बेटे, तो मेहनत करते रहिए बेटे। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कोई भी डाउट हो आप मेरे को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। ओके बेटे, थैंक यू।